आज का हमारा टॉपिक है स्वर संधि के विशिष्ट स्वरूप। स्वर संधि के विशिष्ट स्वरूप में हम देखेंगे, देखो हमने स्वर संधि के बारे में पूरा पढ़ लिया है, कौन कौन सी संधियां हैं और उनका संधि विच्छेद कैसे होगा, कौन कौन से नियम हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनके विशिष्ट स्वरूप प्रचलित हैं और उन स्वरूपों को जानना आवश्यक है, क्योंकि परीक्षाओं में प्रश्न यहाँ से बहुत बार पूछे जाते हैं। तो पहला ही देखो हमारा बिंदु है प्रथम शब्द की अंतिम मात्रा में बदलाव। ये हम पहले से ही करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ मतलब विशिष्ट बातें हैं जो हमें देखनी है। तो हमें ये ऐसा यदि है तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमें शब्द को सही मानना है। अब ये देखो पहला शब्द आपके सामने लिखा हुआ है, तो विश्व प्लस मित्र। तो विश्व प्लस मित्र में देखोगे कि देखो ये रहा प्लस का निशान, यहाँ किसकी मात्रा है, या ई की मात्रा नहीं है, ये ई की मात्रा बाद में है। ये विशेष बात, किसी भी व्यंजन में यदि कोई मात्रा है तो वो व्यंजन के बाद में होती है। तो यहाँ देखो यहाँ किसकी मात्रा है, ए की, ये ए की मात्रा वह के बाद में है। तो यहाँ में भी मैं में जो ई की मात्रा है वो मैं के बाद होनी चाहिए। अब देखो यहाँ आपका आ गया व्यंजन और यहाँ क्या आ गया, स्वर। और हम ये पढ़ रहे थे स्वर संधि में कि स्वर प्लस स्वर, तो ये कौन सी संधि है, स्वर संधि है। अब यहाँ देखो ये गड़बड़ हो गया कि यहाँ तो स्वर है लेकिन यहाँ स्वर नहीं है, फिर भी यहाँ स्वर संधि है। आपको क्या ध्यान रखना है, फिर भी कौन सी संधि है, स्वर संधि है। और हमारा जो शब्द बनेगा वो बनेगा विश्वामित्र। क्या शब्द बनेगा, विश्वामित्र। अब देखो यहाँ ए होता तो ए और ए मिलकर क्या बन जाते, आ बन जाते, लेकिन यहाँ तो व्यंजन था और फिर भी आ का निर्माण हुआ है। भूल कर भी आप परीक्षा में ऐसा नहीं करेंगे। तो विश्व प्लस ए मित्र, देखो अब ये हो रहा है भाई, यहाँ ए की मात्रा है, यहाँ क्या है, ए, अब क्या बन गया, आ। हमारा जो नियम है, हमने जो पढ़ा है उसके अनुसार प्रथम शब्द की अंतिम मात्रा में बदलाव, ए मिलकर आ बना, तो यहाँ क्या कर देंगे, आ, और इस ए को क्या करते हैं, हटा देते हैं, और फिर क्या बन जाता है, तो विश्वामित्र। लेकिन ये गलत है, ए मित्र नहीं होता, केवल क्या होता है, मित्र होता है। तो विश्वामित्र का संधि विच्छेद आपको ध्यान रखना है, ये संधि विच्छेद आपको ध्यान ही रखने हैं। तो विश्व प्लस मित्र यही होगा। इसीलिए हमने आज ये क्लास ली है, बनाई है कि जितने स्वर संधि के तो विशिष्ट स्वरूप हैं वो एक साथ ले लें। यानी कि स्वर संधि के नियमानुसार ए या ए के बाद ए या ए आए तो क्या बनता है, आ बनता है। इसका संधि विच्छेद करें विश्वामित्र का, तो संधि विच्छेद नियमानुसार क्या होता है, तो विश्व प्लस ए मित्र, जो कि गलत है। तो क्या होगा, तो विश्व प्लस मित्र, यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दूसरा शब्द देखो, इसमें भी यही है, ये प्लस का निशान लगाया, यहाँ देखो नए है, आ की मात्रा नए के बाद है, और यहाँ नए में किसकी मात्रा है, ए की, यहाँ भी व्यंजन आ गया, तो स्वर संधि नहीं है। लेकिन हमें स्वर संधि माननी है और हमारा शब्द बनेगा दीनानाथ। शब्द क्या बनेगा, दीनानाथ। अब ये देखो यदि हम स्वर संधि के नियमानुसार करें तो ये देखो यहाँ आ की मात्रा है, तो दूसरा शब्द क्या लिखेंगे, अनाथ, और यहाँ क्या लिखेंगे, दीन। दीन यानी गरीब,
दीन का अर्थ क्या होता है? गरीब, यानी दीन प्लस अनाथ, ये ए और यहाँ क्या है? ए, दोनों मिलकर क्या बनेंगे? आ। और फिर इसको जोड़ेंगे तो ये देखो नए की मात्रा में बदलाव कर दिया, इस ए को हटा देंगे और शब्द क्या बनता है? दीनानाथ। लेकिन ये तरीका गलत है, यानी दीनानाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? दीन प्लस नाथ। यानी अर्थ देख लो आप कि दीनानाथ किसे कहते हैं? जो गरीबों का स्वामी है उसे क्या कहते हैं? दीनानाथ। तो दीन यानी गरीब और नाथ यानी स्वामी, यानी गरीबों का स्वामी। तो ये दोनों शब्द आपको ध्यान रखने। तो विश्वामित्र और दीनानाथ, तो विश्वामित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विश्व प्लस मित्र। और दीनानाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? दीन प्लस नाथ। इसके बाद अगला देखो, अगला शब्द है हमारा मुसल प्लस धार। मुसल प्लस धार, मुसल प्लस धार में देखेंगे। अब ये देखो ये भी वही बात है, यहां तो किसकी मात्रा है? एक ही, लेकिन यहां व्यंजन है। ये ऐसे है आद है के बाद में है। तो अब इसका देखो हम संधि युक्त शब्द बनाएंगे तो संधि युक्त शब्द बनता है मूसलाधार। अब मूसलाधार में हमने देख लिया, देखो आ की मात्रा, यदि सब तोड़ेंगे तो नियमानुसार क्या होना चाहिए? आधार। और इधर क्या हो जाएगा आपका? मूसल, यानी ए प्लस आ बराबर आ। इसकी मात्रा में बदलाव, और लय में ए की मात्रा, इसको किसकी मात्रा बना देंगे? आ की। इस आ को क्या करते हैं? हटा देते हैं और ये शब्द क्या बन जाता है? मूसलाधार। लेकिन ये जो हमने किया है ये गलत है। हमें संधि विच्छेद क्या ध्यान में रखना है? मूसल प्लस धार। ये मूसल प्लस धार से क्या बनेगा? मूसलाधार। बात समझ में आ रही है? तीनों शब्द आपको ध्यान में रखने, दीनानाथ, तो विश्वामित्र और मूसलाधार। ऐसे ही अगला सत्य प्लस नाश, यानी सत्यानाश। शब्द क्या बनेगा? सत्यानाश। भूलकर भी संधि विच्छेद करते समय यहां से तोड़ोगे तो अनाश नहीं लिख सकते, आनाश भी नहीं लिख सकते, ये अशुद्ध है। संधि विच्छेद आपको ध्यान रखना है कि सत्यानाश का संधि विच्छेद क्या होगा? सत्य प्लस नाश। आपके सामने तीन शब्द लिखे हुए हैं, प्रतिहार, प्रतिघात और प्रतिकार। तो ये देखो प्रति प्लस हार, और क्या बन जाएगा? प्रतिहार। एक तो ये और एक ये, दोनों शब्द आपको ध्यान में रखने हैं। हिंदी में प्रतिहार शब्द ऐसे लिखा जाता है, लेकिन संस्कृत में प्रतिहार शब्द ऐसे लिखा जाता है। दोनों शब्द सही हैं, आप इनका ध्यान रखेंगे। चाहे मात्रा बड़ी हो चाहे मात्रा छोटी हो, संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति प्लस हार। ऐसे ही प्रतिघात, तो प्रतिघात में भी ये देख लो, एक तो ये मिलेगा और एक आपको छोटी मात्रा युक्त मिलेगा। दोनों ही शब्द सही हैं। ये संस्कृत में मिलेगा, ये हिंदी में मिलेगा, और दोनों का संधि विच्छेद एक ही होगा, प्रति प्लस घात। ये देखो यहाँ क्या मात्रा है? ई की। यहाँ क्या है? व्यंजन। इसलिए तो विशिष्ट स्वरूप हो गया। उसके बाद देखो अगला प्रतिकार। तो प्रतिकार में भी यही बात है, प्रति प्लस कार को जोड़ेंगे तो दो प्रकार के शब्द बनेंगे, और दोनों ही सही है। एक तो मात्रा बड़ी, ये भी सही है,
और मात्रा छोटी से युक्त है, ये भी सही। तो ये 3 शब्दों के 2-2 रूप आपको ध्यान में रखने। कौन से? प्रतिहार, प्रतिघात और प्रतिकार। बड़ी मात्रा वाला भी और छोटी मात्रा वाला भी। और संधि विच्छेद दोनों का एक जैसा ही होगा। और वो क्या होगा? प्रति प्लस कार, प्रति प्लस घात और प्रति प्लस हार। मेरे अनुसार आप ये बातें समझ गए होंगे। यहाँ कोई नियम लागू नहीं हुआ है, केवल उच्चारण के कारण। ये ध्यान रखना। आप ये कहेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, तो केवल उच्चारण और अर्थ दृष्टि के कारण ऐसा हो रहा है। यानी देखो, अर्थ का कारण देखो। जैसे मैंने पहले बताया था, दीनानाथ किसे कहते हैं? गरीबों का स्वामी, यानी दीनों का है जो नाथ। तो अब हम ये नहीं कर सकते, दीन यानी तो गरीब हो गया, यहाँ अनाथ नहीं कर सकते, क्योंकि स्वामी कौन है? नाथ। तो अर्थ दृष्टि और उच्चारण दृष्टि, इन दोनों के कारण ये विशिष्ट स्वरूप हैं, ये ऐसे लिए गए हैं। कुछ शब्द और भी हैं, वो देखो आपको ये सब ध्यान में रखने हैं। ये शुद्धिकरण में भी बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाते हैं और संधि में भी निभाते हैं। तो आप इन शब्दों को याद ही रख लेंगे, ज़्यादा नहीं है, बस थोड़े से शब्द हैं। जैसे एक है आपका प्र प्लस भू। भू को आप जानते हो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए मात्रा क्या होती है? बड़ी होती है। लेकिन दोनों में संधि करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे मात्रा वह में छोटी। ये आपको विशेष ध्यान रखना कि प्र प्लस भू और हमारा शब्द क्या बन जाएगा? प्रभु। अब मान लो परीक्षा में आ गया प्रभु का संधि विच्छेद, कि प्रभु का संधि विच्छेद करो। जैसे अभी हाल ही में जो पीटीटी की एग्जाम हुई है, उसमें एक शब्द दिया था भूल प्लस अक्कड़। क्या दिया था? भूल प्लस अक्कड़। अब उसने शुद्धिकरण में पूछा था और ये बह में ऊ की मात्रा बड़ी दे दी थी और शब्द क्या बना दिया था? बुलक्कड़। वहाँ परीक्षार्थी है वो कंफ्यूज हो गए और चूक गए। क्यों चूक गए? ये देखो मात्रा बदलेगी। मात्रा क्या है? बदलेगी। ये बिल्कुल शुद्ध है, तो गड़बड़ हो गई। लोगों ने देखा कि यहाँ मात्रा बड़ी है तो यहाँ भी मात्रा बड़ी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ये क्यों नहीं होता है? ये उच्चारण की दृष्टि से नहीं होता है, यानी उच्चारण के कारण ऐसा होता। तो ऐसा ही प्रभु में है। और प्रभु का संधि विच्छेद भी आप ध्यान रख लेंगे, प्र प्लस भू, भू में मात्रा बड़ी, और दोनों को एक साथ लिखेंगे तो मात्रा छोटी। इसके बाद एक शब्द और देखो। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनके अंतिम मात्रा में बदलाव हो जाता है। आपको 2 शब्द हैं वो याद रखने। एक तो है प्रत्यक्ष और दूसरा है सहस्राक्ष। ये 2 शब्द आपको ध्यान रखना, प्रत्यक्ष और सहस्राक्ष। इनका संधि विच्छेद करेंगे और वो देखो कैसे होगा? प्रति प्लस अक्षी, यानी यहाँ क्या था? क्षय था, और यहाँ क्या हो गया? क्षी हो गया। ये आप ध्यान रखें, प्रति प्लस अक्षी। इसके बाद इसमें देख लो सहस्राक्ष।
और सहस्राक्ष का संधि विच्छेद हो जाएगा सहस्र प्लस अक्सी। ये समझ में आ गया। आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक का संधि विच्छेद करेंगे तो प्रति प्लस अक्ष नहीं करेंगे, क्या करेंगे, अक्षी करेंगे। अब यहां देखो परिवर्तन क्या हुआ है, बाकी और संधि सही है, इसमें केवल परिवर्तन क्या हुआ है कि इन दोनों शब्दों को जोड़ेंगे तो ये मात्रा क्या है, लुप्त हो जाएगी, या नहीं। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है इसका सहस्राक्ष का, और संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सहस्र प्लस अक्षी। सहस्र का अर्थ होता है 1000, अक्षी का अर्थ होता है आंख। 1000 आंखें हैं जिसकी वह, और वो कौन है, इंद्र। तो ये ध्यान रखना है कि सहस्राक्ष है वो इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, और प्रत्यक्ष का अर्थ होता है अक्षी के सामने, अक्षी के सामने। ये आप दोनों शब्द आपको ध्यान में रखने। फिर दो शब्द और देखो जो विशिष्ट हैं, और वो ये हैं, एक तो अक्षी वाला आप याद रख लेंगे कि यदि अक्षी को किसी शब्द में जोड़ते हैं तो वो किस में बदल जाता है, अक्ष में बदल जाता है। यह आप ध्यान रख लेंगे। अक्षी शब्द को किसी अन्य शब्द में जोड़ेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, अक्ष में बदल जाएगा। ये आप याद रख लें। फिर दूसरा है, एक शब्द है देखो रात्रि। रात्रि शब्द को भी यदि किसी शब्द में जोड़ते हैं तो ये रात्र में बदल जाता है। और वो कैसे बदलता है ये देखो, जैसे एक संधि विच्छेद है हमारा 9 प्लस रात्रि, और हमारा शब्द बनेगा नवरात्र। बोलकर भी नवरात्रि शब्द है वो मत लिख देना, नवरात्रि शब्द अशुद्ध है। शुद्ध शब्द है वो क्या है, नवरात्र। इसके बाद देखो एक शब्द और है, जैसे मान लो दीवा प्लस रात्र। दीवा प्लस रात्र नहीं होगा, अब संधि विच्छेद कर रहे हैं तो क्या होगा, रात्रि। और इसका संधि बनाएंगे तो हो जाएगा दीवारात्र। दीवारात्र, दीवारात्र, दीवा दिन को कहते हैं और रात्रि किसको कहते हैं, रात को। दीवारात्र का अर्थ होता है दीवा और रात्रि, यानी यदि ये कहें दिन और रात। कई बार समास विग्रह में ऐसे शब्द पूछ लिए जाते हैं कि दीवारात्र में कौन सा समास है, तो दीवारात्र शब्द का आपको अर्थ पता होना चाहिए कि दीवारात्र में इसका अर्थ क्या है, दिन और रात। हमें पता दिन और रात में द्वंद्व समास है, तो दीवारात्र में भी कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। लेकिन वो समास की पूरी चर्चा हम समास प्रकरण में करेंगे। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यदि रात्रि शब्द है और वो किसी शब्द में जुड़ता है तो किस में बदल जाता है, रात्र में बदल जाता है। ये नवरात्र और दीवारात्र ये आपको ध्यान में रखने, ये शुद्धिकरण में भी पूछे जाते हैं। तो जो सही शब्द है वो कौन सा है, नवरात्र, और दूसरा दीवारात्र। ये आप ध्यान रखेंगे। नवरात्रि शब्द है वो अशुद्ध है और दीवारात्रि शब्द है वो अशुद्ध है। लेकिन दोनों शब्दों के टुकड़े करेंगे तो रात्र को किस में बदल देंगे, रात्रि। ये आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद देखो दो शब्द और देखो, एक शब्द है और वो शब्द है मनीषा। इसका संधि विच्छेद आपको ध्यान में रखना है, मनस प्लस ईसा।
मनस प्लस ईसा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। हाँ, तो यहाँ ये आपको ये ध्यान रखना है कि मूल शब्द है वो मन नहीं होता, क्या होता है, मनस होता है। और यदि मनस में ईसा जोड़ेंगे तो ये स है ये लुप्त हो जाएगा और ई की मात्रा नए में आ जाएगी और हमारा शब्द बन जाएगा मनीषा। ऐसे मान लो मैंने आपको शब्द बताया मनीषा और परीक्षा में आ गया मनीष, तो क्या करेंगे? हाँ, मनस प्लस ईस, मनस प्लस ईस, ये दोनों शब्द आपको ध्यान में रखने। तो मनीषा का संधि विच्छेद क्या होगा? मनस प्लस ईसा। और मनीष का संधि विच्छेद क्या होगा? मनस प्लस ईस। स देख लो कौन सा है, स तीसरा स प्रयुक्त हो रहा है और इनका संधि करते समय इस स को क्या कर देंगे? लुप्त कर देंगे। इस ई की मात्रा को किस में लेके आएंगे? नए में। बाकी आगे स है या सा है वो लिख देंगे। इसके बाद देखो एक शब्द और देखो, ये शब्द आपको एक साथ इसलिए बताए जा रहे हैं कि आप ये जो 5 या 10 शब्द हैं इनको एक साथ लिखकर और एक साथ इनका संधि विच्छेद करके एक साथ ध्यान में रख लें। अब इस पतंजलि शब्द को देखो, इसका संधि विच्छेद आपको ध्यान में रखना है, पतत प्लस अंजलि, पतत प्लस अंजलि। तय के नीचे क्या है? हल्का निशान है, यानी तय आधा है। ये आप ध्यान रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके बाद एक संधि विच्छेद और देखो, ये शब्द है कुलटा। कुलटा में आपको ध्यान रखना है कुल प्लस अटा, कुल प्लस अटा, यानी वंश को तो बदनाम करने वाली, कुल को या कुल पर दाग लगाने वाली महिला को क्या कहते हैं? कुलटा कहा जाता है। वंश को बदनाम करने वाली या कुल पर दाग लगाने वाली महिला कुलटा कहलाती है। इसका आपको तो संधि विच्छेद है वो भी ध्यान रखना है कि कुल प्लस अटा। इसके बाद एक शब्द और देखो, और आपका शब्द है कुलटा के बाद है सारंग। एक आपका मारतंड, एक आपका है अपंग, एक है अपांग। ये 4 शब्द आपको और ध्यान रखो। और इनमें देखो सारंग में देखो, सारंग में इसका संधि विच्छेद होगा सार प्लस अंग। अब यहाँ ये देखो ये विशेष क्यों है? इस रह में किसकी मात्रा है? ए की। यहाँ क्या है? ए। दोनों मिलकर क्या बनेंगे? आ। इसलिए शब्द क्या बनना चाहिए था? सारांग। क्या बनना चाहिए था? सारांग, जो कि नहीं बना। क्या बना? सारंग। सारंग का अर्थ आप ध्यान रखेंगे, बहुत सारे अर्थ होते हैं सारंग के, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पशु या पक्षी के संदर्भ में अर्थ ज़्यादा होते हैं। सारंग हिरण को भी कहते हैं, सारंग मोर को भी कहते हैं, सारंग महिला को भी कहते हैं, सारंग बादल को भी कहते हैं, सारंग दीपक को भी कहते हैं। यानी अनेकार्थक शब्द है
बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि पशु या पक्षी का अर्थ ये देगा। इसके बाद देखो मारतंड। मारतंड का संधि विच्छेद आपको करना है तो ये होगा आपका मार्त प्लस अंड। अंड का अर्थ होता है गोला और मार्त का अर्थ होता है लाल, यानी वो सूर्य जो लाल गोले के रूप में दिखाई दे उसे क्या कहते हैं? मारतंड कहते हैं। अब ये विशेष क्यों हुआ? विशेष इसलिए हुआ देखो कि यहाँ देखो किसकी मात्रा है? ए की। यहाँ क्या है? ए। दोनों मिलकर क्या बनना चाहिए? आ, लेकिन बनना नहीं। शब्द क्या रहा? ए ही रहा और क्या बना? मारतंड। तो दोनों का आपको ध्यान में रखना है। सारंग को भी ध्यान में रखोगे और मारतंड को भी ध्यान में रखोगे। अब इसके बाद देखो अपंग। और अपंग में देखो, अपंग का संधि विच्छेद होगा अप प्लस अंग। अब यहाँ ये देखो इसमें कौन सी मात्रा है? ए की। यहाँ क्या है? ए। दोनों मिलकर क्या बनना चाहिए? आ। और हमारा शब्द क्या बनना चाहिए? अपांग। अपांग शब्द होता है और अपांग का अर्थ होता है आंख की कोर। अर्थ क्या होता है? आंख की कोर। यह आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन अपांग का तो आप कर दोगे अप प्लस अंग, लेकिन शब्द आपके सामने अपंगी है तो इसका संधि विच्छेद क्या करोगे? इसका भी यही होगा अप प्लस अंग। क्या होगा? अप प्लस अंग। और शब्द क्या बनेगा? अपंग। अपंग किसे कहते हैं? विकलांग। किसे कहते हैं? तो विकलांग को। अब ये देखो तो विकलांग के संधि विच्छेद में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से तोड़ेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे, अंग लिखेंगे और यहाँ आपका हो जाएगा विकल। यानी विकल है अंग जिसके, उसे क्या कहते हैं? विकलांग कहा जाता है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, अपांग और अपंग। अपांग आंख की कोर को कहते हैं और अपंग विकलांग को कहते हैं, और दोनों का संधि विच्छेद एक ही है और वो क्या है? अप प्लस अंग। जो मांग भरती हैं, जो मस्तक में मांग होती है उनके, उस मांग को क्या कहते हैं? सीमंत कहा जाता है। और सीमांत आप जानते ही हो, सीमा का अंत। किसका अंत? सीमा का अंत। उसे क्या कहते हैं? सीमांत। तो सीमंत और सीमांत दोनों शब्दों को ध्यान में रखना है। संधि विच्छेद क्या होगा? सीम प्लस अंत। और दोनों शब्दों के अर्थ ध्यान में रखने। सीमंत का अर्थ होगा औरतों की मांग को कहते हैं, और सीमांत है वो उसका अर्थ है सीमा का अंत। ये दोनों शब्द आपको ध्यान में रखने। उसके बाद देखो एक शब्द और देखो, और वो कई बार मतलब पूछा जाता है। शब्द है बुढ़ापा। शब्द क्या है? बुढ़ापा। और इसके टुकड़े करेंगे तो देखो मात्रा बड़ी, यहाँ मात्रा छोटी, यहाँ मात्रा बड़ी, और बूढ़ा प्लस आपा। ये ध्यान रखें। ऐसे ही एक शब्द और आपको ध्यान रखना, जैसे शब्द है काजल। काजल का संधि विच्छेद ध्यान रखोगे, और काजल का संधि विच्छेद होगा काला प्लस जल। ये भी आप ध्यान रखें। तो बुढ़ापा और काजल दोनों आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ हमारा स्वर संधि का प्रकरण पूरा होता है।